हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एवोल्यूशन। एवोल्यूशन है क्या? तो देखिए, हमने देखा था इससे पिछली वाली वीडियो में वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन का मतलब क्या है? जब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में और फिर उससे भी नेक्स्ट जनरेशन में चेंजेस आना इज नोन एज वेरिएशन। जैसे कि हमें पता है कि एक्चुअली होता क्या है, डीएनए कॉपी होता है। ठीक है, जब इस डीएनए कॉपी में चेंजेस दिखाई देते हैं हमें, तो उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर होता है? ऑफ स्प्रिंग्स के ऊपर होता है। ठीक है, तो वेरिएशन का रेट सबसे ज्यादा हमने किसके अंदर देखा था? सेक्सुअल के अंदर। ठीक है, सेक्सुअल का वेरिएशन रेट असेक्सुअल के वेरिएशन रेट से ज्यादा होता है। ठीक है, और वेरिएशन होना जरूरी है। वेरिएशन होना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सर्वाइवल के लिए बहुत ही एफिशिएंट है। ये एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कि अभी हमने देखा कि वेरिएशन ही एवोल्यूशन करवाता है। और ये एवोल्यूशन है क्या? ये जो प्रोसेस चेंज होते आ रहा है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, फिर नेक्स्ट जनरेशन से अगले जनरेशन, फिर ये देख रहे हो कैसे चेंजेस आते जा रहे हैं इसके अंदर। पहले हम क्या बोला जाता था कि हम क्या थे? पहले हमारी स्पीसीज कैसी थी? चिंपांजी वाली। फिर ये ग्रेजुअली चेंज होते 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 हमें क्या है? अब ह्यूमन बींग्स हैं हम। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, ये जो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, ग्रेजुअली चेंज का मतलब ये डे बाय डे चेंज, ऐसा नहीं सडनली चेंज। ठीक है, तो ये जो डे बाय डे चेंज आ रहा है हमारे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, इस चेंज, इस प्रोसेस को, मतलब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन। इस प्रोसेस का नाम है एवोल्यूशन। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अपने अर्थ के ऊपर सबसे पहला स्पीसीज जो पाया गया था वो एक यूनिसेलुलर था। ठीक है, और उसका नाम क्या था? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। इसी प्रोटोप्लाज्म से, जो 9th क्लास में तुम्हें चैप्टर बहुत गंदा लगता था बायो का, डाइवर्सिटी वाला, उसी के अंदर तुमने कितने सारे फैमिली पढ़ी थी? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कॉलरा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्कस। ये सब क्या है? ये सारे के सारे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में स्पीसीज के अंदर चेंजेस आ रहे हैं और वो अलग अलग स्पीसीज बनते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उस चेंजेस को, जो उस चेंज को हम बोल रहे हैं वहां पर, उस चेंज को हमने क्या बोला है? एवोल्यूशन। अब इस चेंज के वजह से, अब देखना स्पीशीज क्या है। चेंज को हमने क्या बोला? चेंज को हमने बोला एवोल्यूशन। ठीक है, अब इस एवोल्यूशन के वजह से अगर कोई नया स्पीसीज बनता है, ठीक है, कोई नया स्पीसीज बनता है, तो उस स्पीसीज, मतलब उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? स्पीशिएशन। देखो, द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीसीज डेवलप, नया स्पीसीज डेवलप हो रहा है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीसीज, एग्जाइटिंग स्पीसीज से, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? स्पीशिएशन। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर? वेरिएशन होना इज नोन एज, मतलब ग्रेजुअल चेंज होना, डे बाय डे चेंज होना, इज नोन एज एवोल्यूशन। और एवोल्यूशन के वजह से कोई नया स्पीसीज बन जाना, उस प्रोसेस को बोला हमने स्पीशिएशन। इस स्पीशिएशन के प्रोसेस को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स है, उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहला है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का मतलब क्या? देखो, ये है माउंटेन। ठीक है, इस माउंटेन पे रेड बीटल रहा करते थे। ठीक है, कुछ ऐसा ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से ये माउंटेन क्या हो गया? टूट गया। टूटने की वजह से ये सारे के सारे रेड बीटल्स, मतलब मोस्ट ऑफ रेड बीटल्स नीचे आकर के रहने लग गए अब। ठीक है, कुछ ऊपर है, कुछ अभी भी ऊपर है और कुछ नीचे है। ठीक है, तो अब इनका क्या होगा? आपस में ब्रीडिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 नहीं है ना, यहाँ बहुत सारे हैं। लेट सपोज यहाँ पे 10 यहाँ पे है और 5 नीचे आ गए। ठीक है, तो अब इनका आपस में क्या होगा? ब्रीडिंग होना स्टार्ट होगा। तो ये ब्रीडिंग करते 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 इनमें वेरिएशन आते 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 ये एक नया स्पीसीज फॉर्म कर लिया। मतलब कि ये रेड से लेट सपोज ब्लू कलर के बन गए। ठीक है, ब्लू कलर के बन गए, जिनका जो ट्रेट्स है वो बिल्कुल ही कंप्लीटली डिफरेंट होगा इन ऊपर वालों से। ठीक है, वेरिएशन इनके अंदर भी हुआ है। ठीक है, लेकिन इनके अंदर जो वेरिएशन हुआ है उनका अगर मैं ट्रेट्स चेक करूं, ठीक है, तो कुछ ट्रेट्स सिमिलर होंगे इसके प्री एक्साइटिंग मेंबर से। ठीक है, और इसका मैं नए वाले जनरेशन का अगर मैं ट्रेट्स चेक करूं तो इसके भी कुछ ट्रेट्स सिमिलर किसके साथ होंगे? इनके जैसा। ठीक है, लेकिन अब ये कंप्लीटली डिफरेंट स्पीसीज बन चुका है, स्पीसीज नंबर 2 और स्पीसीज नंबर 1। तो अब ये पॉसिबल नहीं है ये इसके साथ ब्रीड करके ऑफस्प्रिंग जनरेट करे या प्रोड्यूस करे। ठीक है,
तो ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर नया स्पीसीज फॉर्म हो गया। देखो यहाँ पे पहले क्या था, सिर्फ ये रेड बीटल्स थे, अब क्या आ गया, यहाँ पे चेंजेस आते आते एक नया स्पीसीज बन गया और ये एक नया स्पीसीज बन गया। ठीक है, तो नया स्पीसीज बनने के जो फैक्टर्स है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, नया स्पीसीज बनने के जो फैक्टर्स है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे ज्योग्राफिकल कंडीशन। और ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसे हो गए, जैसे यहाँ पे बैरियर माउंटेन हो गया, रिवर्स हो गया या सीज हो गया। अगर मैं ऐसे मैंने बोला कि ये ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से ये नीचे आ गए सारे, ठीक है। नहीं तो लेट सपोज एक ही फील्ड के अंदर बहुत सारे बीटल्स रहते थे, पानी आने की वजह से यहाँ पे क्या आ गया, रिवर क्रिएट हो गया, तो यहाँ भी रेड बीटल्स और यहाँ भी रेड बीटल्स, यहाँ पे ब्रीडिंग होना स्टार्ट हुआ, इनमें वेरिएशन आएगा, इधर भी वेरिएशन आना स्टार्ट होगा। अब ये वेरिएशन आते आते कंप्लीटली ये एक स्पीसीज बन जाएगा, ये दूसरा स्पीसीज, ये स्पीसीज इस स्पीसीज से कंप्लीटली डिफरेंट होगा, तो अब ये इसके साथ ब्रीड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमें कितने स्पीसीज मिल गए, 2 स्पीसीज। तो इस पॉइंट का कहने का मतलब यही था कि कैसे स्पीसीज जनरेट हो रहे हैं किसी फैक्टर के वजह से। वो फैक्टर क्या था, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। एक चीज याद रखना, नोट में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, A species is a population of organism consisting of similar individual which can breed together and produce fertile offspring। वही ब्रीड कर सकते हैं और ऑफस्प्रिंग फर्टाइल कर सकते हैं जो सिमिलर इंडिविजुअल्स हो। ये नहीं कि एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के साथ ब्रीड कर सके, ठीक है। ह्यूमंस को अगर हम ब्रीडिंग करवाए डॉग के साथ तो ये पॉसिबल नहीं है, ये अलग स्पीसीज है और ये दूसरा स्पीसीज है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये। नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, तो देखो, कॉज बाय ड्रास्टिक चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर जीन्स बाय चांस अलोन। किसी ड्रास्टिक चेंज मतलब सडनली चेंज के वजह से कोई एक पर्टिकुलर जीन पड़ा रह जाए, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ एक फील्ड के अंदर, ये रेड बीटल है, यहाँ पे ग्रीन बीटल्स भी है, ग्रीन नहीं लेता हूँ ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ब्लू बीटल्स, रेड बीटल्स, रेड बीटल्स एंड रेड बीटल्स। तो अब अगर मैं यहाँ पे रेशियो निकालूं रेड बीटल्स और ब्लू बीटल्स का, तो रेड बीटल्स कितने हैं यहाँ पे 4, ब्लू बीटल्स कितने हैं यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पर एक दिन क्या हुआ कि हाथी यहाँ से जा रहा था, ठीक है, एलिफेंट यहाँ से क्या कर रहा था, पास कर रहा था। उसने अचानक, हाथी इतना बड़ा होता है तो उसने देखा नहीं कि ये छोटे छोटे से बीटल्स भी है, तो उसने अचानक क्या करा, इसमें से ये दो ने यहाँ से यहाँ पे ये तीन रेड कलर के बीटल्स इसने मार दिए, ठीक है। 3 रेड कलर के बीटल्स क्या करा, इसने मार दिए, ठीक है। अब मारने के बाद कौन कौन से बीटल बच गए, देखो पहले कितने थे, 4:2 में थे। अब कितने बीटल्स बच गए, रेड और ब्लू, रेड बच गए यहाँ पर 1 और ब्लू बच गए यहाँ पे 2। जहां पहले रेड की फ्रीक्वेंसी क्या थी, ज्यादा थी, लेट सपोज अगर इन दोनों ने ब्रीड किया होता, नेक्स्ट जनरेशन आया होता, तो उसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा पास होने की किसकी है, कौन से जीन की है, ब्लू वाले की है, रेड वाले की है, सबसे ज्यादा है रेड वाले की। मतलब कि रेड वाले ऑफस्प्रिंग ज्यादा तुम्हें दिखाई देंगे एज कंपेयर टू ब्लू वाले। ये नहीं कि ब्लू वाले नहीं दिखाई देंगे, बट उनका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम। लेकिन ये सडनली जो चेंज आया है यहाँ पर, ठीक है, लिखा है ना, जीन्स पर्टिकुलर जीन्स बाय चांस अलोन, ठीक है। तो किसी चांस की वजह से ये पर्टिकुलर जीन्स मतलब ब्लू कलर का जीन्स क्या रह गया, वो बच गया अकेला। तो यहाँ पर क्या है, अब जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसके अंदर जो ब्लू का है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और रेड की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। मतलब कम इतना नहीं होगा, लेकिन एज कंपेयर टू पहले ब्लू का था 2 इन कंपेरिजन ऑफ 4, अब ब्लू का क्या है, 2 इन कंपेरिजन ऑफ 1। तो यहाँ पे बस ये है कहने का मतलब, यहाँ पे 2 और 4 के नंबर के पीछे मत पड़ो, बस ये देखो किसी मतलब किसी वजह से ब्लू की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब अब जो ऑफ स्प्रिंग पैदा होगा उसके अंदर ब्लू के जीन्स ट्रांसफर होने के प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पहले प्रोबेबिलिटी क्या थी, कम थी, अब प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। तो इसी जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से यहाँ पे हमें क्या है, अलग अलग स्पीसीज देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक विच कंट्रीब्यूट टू फिटनेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लेट सपोज करते हैं हम इस ट्री के ऊपर, ये ट्री है, ट्री का ऊपर नीचे वाला पार्ट क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है, ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले पार्ट में ही सारे बीटल्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे बीटल्स बैठे हुए हैं रेड कलर के भी, और तुम्हारे यहाँ पे बीटल्स बैठे हुए हैं ग्रीन कलर के। यहाँ पे ये मैंने ग्रीन कलर और रेड कलर दोनों कर दिया, ठीक है। और ये
है कैसा, लीव कैसा होगा, किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का। एक दिन क्या हुआ कि क्रो आता है इसके ऊपर, ठीक है। ये देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बनाया है, ये देखो ये सारे रेड कलर के बीटल है इस लीव के ऊपर, ये कंसीडर कर लो एक लीव है, ठीक है। इस लीव के ऊपर रेड और ग्रीन कलर का भी है। क्रो आता है, क्रो को सबसे पहले क्या दिखाई देगा, रेड कलर का दिखाई देगा, ग्रीन कलर का क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि लीव भी ग्रीन कलर का है और ये बीटल भी ग्रीन कलर का है। और ये ग्रीन कलर का कैसे आया, वेरिएशन होने की वजह से ग्रीन कलर भी है और रेड कलर भी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि क्रो ने सबसे ज्यादा कौन से बीटल खाए, सिर्फ रेड वाले, क्योंकि उसको रेड वाले ही दिखाई देंगे। तो क्रो की वजह से नहीं बचे, ये ग्रीन नेचुरली बचे हैं। नेचुरली कैसे बचे हैं, नेचुरल क्लाइमेटिक को जिसने सेलेक्ट कर लिया, जिसने एडेप्ट कर लिया। एडेप्ट किसने कर लिया, नेचुरल क्या था वहां पे कंडीशन, ग्रीन कलर था। तो ग्रीन कलर को जिसने एडेप्ट कर लिया, एडेप्ट किसने करा, सिर्फ इस वाले बीटल ने करा, तो सर्वाइव भी वही कर जाएगा। तो यहाँ पे नेचुरली वो क्या करा गया, सिलेक्ट किया गया, इसलिए इस पॉइंट को हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, जो नेचुरली सिलेक्ट हो, ठीक है। तो क्रो सिर्फ रेड वाले को खाएगा और सिर्फ यहाँ पे आप क्या बच जाएंगे, सारे ग्रीन वाले बच जाएंगे। तो ये ग्रीन वाले बचे क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इनको किसने सेलेक्ट करा, इन सारे ग्रीन वाले को नेचुरल सिलेक्शन हुआ इनका, ठीक है, ये नेचुरली सिलेक्ट हुए। अब हम भी सिलेक्ट करवा सकते हैं और स्पीसीज फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, उस प्रोसेस को बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ह्यूमंस यूज एनिमल ब्रीडिंग एंड प्लांट ब्रीडिंग। इसके अंदर हम एनिमल ब्रीडिंग भी करवाते हैं और प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारे बुक में, क्या है, तो तुम वाइल्ड मस्टर्ड के प्लांट के साथ ब्रीडिंग करवाने के बाद हमें क्या क्या मिला यहाँ पर, ये देखो इंटरनोड के लेंथ से हमें कैबेज मिला, फ्लावर के डेवलपमेंट से हमें ब्रोकली मिला, और स्टेरिलिटी ऑफ फ्लावर्स से हमें कॉलीफ्लावर्स मिला। तो मैं ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये मिला कहाँ से, लेकिन इतना ध्यान में रख लेना कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है, जहाँ पे हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाते हैं, मतलब खुद जानबूझ करके ब्रीड करवाए एक स्पीसीज को दूसरे स्पीसीज के साथ, और हमें क्या मिले, नया कोई स्पीसीज मिल जाए। जैसे यहाँ पे देखो कितने सारे स्पीसीज मिल गए, ठीक है। क्या क्या मिला, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कैबेज, कैली, कोल रबी, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के। एवोल्यूशन के बारे में और देखो, एवोल्यूशन क्या है, एक रैंडम प्रोसेस है। रैंडम प्रोसेस मतलब कि चलते जा रहा है, अभी भी ये रुका नहीं है, अभी भी ये चलते जा रहा है, ठीक है। इट शुड नॉट बी इक्वेटेड विथ प्रोग्रेस। इसको हम प्रोग्रेस के साथ नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि स्टिल अभी भी हर अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग खूबियां होती है। जैसे हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी होगी, किसी दूसरे स्पीसीज के अंदर वो चीज़ अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम लेट सपोज 1 किलोमीटर तक अच्छे तरीके से सुन लेते हैं, 1 किलोमीटर छोड़ो 500 मीटर तक अगर हम सुन लेते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली कोई दूसरा स्पीसीज 1 किलोमीटर तक सूंघ सकता है, ठीक है। या फिर हम सूंघना, ठीक है, स्मेल करना, स्मेल अगर हम 10 मीटर तक कर पा रहे हैं तो कोई दूसरा स्पीसीज डेफिनेटली 20 मीटर तक कर रहा होगा। तो क्या है, इसको हम प्रोग्रेस के साथ नहीं देख सकते। कोई अलग स्पीसीज में अलग कैरेक्टरिस्टिक होगी, किसी दूसरे स्पीसीज में अलग कैरेक्टरिस्टिक होगी। इट जस्ट इंक्रीजेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर रहा है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था सबसे पहला ऑर्गेनिज्म कौन सा था, प्रोटोप्लाज्म। इसी प्रोटोप्लाज्म से फिर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, ये निमोटेडा, आर्थ्रोपोडा, ये सारे एनिमेलिया, ये सारे के सारे क्या है, इसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से। तो देख रहे हो तुम कितना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जा रहा है। पहले किसी के पास पैर हाथ नहीं थे सही से, सिर्फ रेंगता था वो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब क्या है, ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। इट अकर्स इन स्टेजेस, ये स्टेजेस में होते जा रहा है। स्टेजेस में होने का मतलब है कि जैसे कि देखो एक फ्लैट वर्म, प्लेनेरिया का अगर मैं एग्जांपल दूं, ठीक है, इस प्लेनेरिया के पास रूडिमेंट्री आइज थी। रूडिमेंट्री आइज का मतलब है कि उसके जैसे उसका शेप ऐसा करके होता है और उसकी आइज उसी के मतलब बॉडी सरफेस के साथ अटैच होता है। जैसे अभी हमारा स्फेरिकल है ना, ऐसा नहीं है, पहले आंखें ऐसा हुआ करती थी, ये ग्रेजुअली चेंज होता गया है। अभी हमारे पास जैसे आई का स्ट्रक्चर है वैसा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये क्या हुआ है, ग्रेजुअली चेंज हुआ है, ठीक है। एट वन टाइम नहीं हुआ है, एक ही टाइम में नहीं हो गया है ये, ठीक है। ये स्टेजेस में होता है कि सबसे पहले आई कैसी थी, रूडिमेंट्री थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे चेंजेस आया, वेरिएशन आया इसके बाद, और फिर कंप्लीटली अभी जैसे आई हमारे पास है, ठीक है। अब इनमें भी चेंजेस चलता जा रहा है, क्यों, क्योंकि एवोल्यूशन एक रैंडम प्रोसेस है, ठीक है।
Sometimes an evolutionary change produced in an organism for one purpose later on become more useful for an entirely different function. कभी कभी क्या होता है कि एवोल्यूशन जो हुआ है वो किसी एक पर्पस के लिए होता है, लेकिन बाद में वो यूजफुल हो जाता है डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन जो ये हो रहा है, प्रोसेस जो चलते जा रहा है ये चेंज होने का, इसके एविडेंस हम कहाँ देख सकते हैं? ठीक है, तो ये 3 तरीके के एविडेंस है हमारे पास। एक है होमोलोगस, दूसरा है एनालॉगस और तीसरा है फॉसिल्स। ठीक है, ये फॉसिल्स प्रोवाइड। तो पहले हम डिफरेंस इन दोनों में पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो देख लेते हैं। होमोलोगस क्या होता है? दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर और सेम बेसिक डिजाइन। ऐसे ऑर्गन जिनके स्ट्रक्चर क्या हो, सेम हो, बट फंक्शंस क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, उन्हें हम होमोलोगस बोलते हैं। इसी का उल्टा एनालॉगस होगा। एनालॉगस का क्या होगा? जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर, बट पर फंक्शन क्या होगा, सिमिलर होगा। जैसे एग्जांपल देखो, 4 लिम्ब ह्यूमंस का, लिजर्ड का और बैट्स का। तो ह्यूमंस किसके लिए यूज करते हैं? पिकिंग के लिए। लिजर्ड किसके लिए यूज करते हैं? क्राउलिंग के लिए। और बैट या बर्ड किसके लिए यूज करते हैं? फ्लाइंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर देखो सबका सिमिलर है। ठीक है, बट फंक्शंस क्या हो गया सबका अलग अलग। कोई पिकिंग के लिए यूज कर रहा है, कोई क्राउलिंग के लिए यूज कर रहा है, कोई फ्लाइंग के लिए यूज कर रहा है। ठीक है, एनालॉगस में देखो स्ट्रक्चर सबका अलग अलग है। ये देख रहे हो, ये सबका स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है, लेकिन फंक्शन सबका सिमिलर है। ये बटरफ्लाई है, ये भी उड़ने के लिए यूज करती है। ठीक है, यह बैट है तो वो भी उड़ने के लिए यूज करता है, या बर्ड का ले लो वो भी उड़ने के लिए यूज करता है। नेक्स्ट है फॉसिल्स प्रोवाइड एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। फॉसिल्स होता क्या है? रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड इन द रिमोट पास्ट आर नोन एज फॉसिल्स। मतलब डेड प्लांट्स या एनिमल्स के इंप्रेशन आ जाना। ठीक है, और सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मुश्किल है, बाकी कोई नहीं। एज फेदर्ड लाइक बर्ड्स, आर्कियोप्टेरिक्स का क्या था? फेदर लाइक बर्ड था। एज टीथ, इसके टीथ भी थे। टेल लाइक रेप्टाइल्स। तो यहाँ पे देख रहे हो तुम एवोल्यूशन में, मतलब एवोल्यूशन कैसे हुआ कि पहले के बर्ड्स के पास फेदर भी था और टीथ भी था और टेल भी था। ठीक है, टेल किसकी तरह? रेप्टाइल्स की तरह। ठीक है, फॉसिल्स आर ऑब्टेन बाय डिगिंग इनटू अर्थ। एज ऑफ फॉसिल्स एस्टिमेटेड इनटू। बाकी आर्कियोप्टेरिक्स के अलावा तुम्हें अगर नेट पे ढूंढना चाहोगे तो बहुत सारे फॉसिल्स तुम्हें मिल जाते हैं। ठीक है, तुम्हारे बुक्स में ही है। क्या है? इम्प्रेशन ऑफ लीव्स। ठीक है, या इम्प्रेशन ऑफ डायनासोर जो। अब इन फॉसिल्स के एज को हम एस्टिमेट कर सकते हैं 2 वे से। पहला वे कौन सा है? कार्बन 14, इसको डेटिंग मेथड भी बोला जाता है। दूसरा क्या है? डेप्थ। डेप्थ ईजी है। जैसे डेप्थ में क्या होता है, डे बाय डे क्या है, सॉइल का लेयर बढ़ते जाता है। तो हम देख लेंगे कि 1 साल में कितना लेयर बढ़ते जा रहा है। अगर कोई फॉसिल हमें यहाँ पे मिला, ठीक है, और कोई फॉसिल हमें यहाँ पर मिला, ठीक है, और ये अर्थ का सरफेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दोनों के लिए। ठीक है, यहाँ पे डिग करना स्टार्ट हुआ, फॉसिल हमें यहाँ पे मिला है, ये H1 और इसका फॉसिल H2। हम देख लेंगे कि 1 साल में इतनी लेयर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो देख लेंगे ये कितनी लेयर फॉर्म हुई है यहाँ तक के लिए, तो हम बता देंगे ये इतने साल पुराना है। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये इतना ज़्यादा एक्यूरेट होता नहीं है। ठीक, कार्बन 14 मेथड सबसे एक्यूरेट बताता है। कार्बन 14 मेथड में क्या होता है, C14 एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल है, आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स, ये सारे लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होता है और ये कंटिन्यूसली डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है ये डिक्रीज होता रहता है, तो इसको कंपेयर कर लिया जाता है। ठीक है, जो पहले के फॉसिल, जैसे इसके अंदर भी C14 होगा, ठीक है, लेकिन जब ये जिंदा होगा उस समय जो C14 होगा उसके हिसाब से अभी जो C14 उसके अंदर प्रेजेंट होगा वो बहुत कम होगा। और हम ये देख लेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में C14 का जो डिक्रीजिंग का रेट है वो और इसके अंदर कितना बचा है, उसके हिसाब से हमें इसकी एज पता चल जाती है। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स है, इसके पीछे पढ़ना नहीं है, बस ये ध्यान देना है कि C14 मेथड के अंदर क्या करा जाता है और डेप्थ वाले के अंदर क्या किया जाता है। इसके बाद आता है डार्विन्स थ्योरी। डार्विन साइंटिस्ट थे, एवोल्यूशन फादर ऑफ एवोल्यूशन इन्हें बोला जाता है। इन्होंने क्या दिया, ये जो ऊपर जितने भी हमने पढ़े ना, बेसिकली उन्होंने इसको समराइज करके लिखा है। सबसे पहला क्या है, विद इन एनी पॉपुलेशन देयर इज अ नेचुरल वेरिएशन, सम इंडिविजुअल्स हैव मोर फेवरेबल वेरिएशन देन अदर।
पॉपुलेशन के अंदर नेचुरल वेरिएशंस होते रहते हैं, कुछ स्पीसीज उस वेरिएशन को एडेप्ट कर लेते हैं, तो वेरिएशन मतलब फेवरेबल वेरिएशन चलता जा रहा है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटी फॉर्म होती जा रही है, ठीक है। और जो वेरिएशंस नहीं कर पा रहे हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो वेरिएशंस होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, इवन थ्रू ऑल स्पीसीज प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स पॉपुलेशन रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट। इतना ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होने के बाद भी हमारा पॉपुलेशन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, नेचुरली। ये भी डार्विन्स ने बोला। थर्ड, दिस इज क्लू टू द स्ट्रगल बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज एंड डिफरेंट स्पीसीज फॉर फूड। अब देखो, फूड, स्पेस, मीट, ठीक है, इन सब के लिए क्या है, स्ट्रगल हो रहा है, मतलब मेंबर्स के बीच में, स्पीसीज के बीच में, एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज के बीच में ये चीज चलते आ रहा है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, स्ट्रगल जब चल रहा होता है पॉपुलेशंस के बीच में, तो जो स्ट्रगल के अंदर फिट हो जाता है वो सरवाइव कर जाता है, जो अनफिट होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। द स्ट्रगल्स फॉर सर्वाइवल विद इन पॉपुलेशन क्लाइमेट्स द अनफिट इंडिविजुअल, द फिट इंडिविजुअल पोजेसिंग फेवरेबल वेरिएशन। और जो बच जाता है वो वेरिएशन करता रहता है, ठीक है, नया नया मतलब वेरिएशन होता जाएगा, तो हमें नए नए स्पीसीज देखने के लिए मिलते जाएंगे। दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। और सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस, और जो वेरिएशन करेगा वो वेरिएशन के लिए मतलब जो सर्वाइव हो जाएगा वो वेरिएशन के लिए क्या होगा, फिट होगा। द इंडिविजुअल हैविंग फेवरेबल वेरिएशन पास ऑन दिस वेरिएशन टू देयर प्रोजेनी। जो वेरिएशन कर पा रहा है वो क्या करता है कि वेरिएशन पास करता रहता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। मतलब डीएनए कॉपी के वक्त में जो वेरिएशन हो जाता है, कॉपी नहीं हो पाता है कंप्लीटली, उसके अंदर वेरिएशन आ जाता है, और ये वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन पास होते जाता है। द वेरिएशन व्हेन एक्यूमुलेट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लीड टू द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। जब ये वेरिएशन लंबे समय तक एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मतलब कंप्लीटली पहले वाले जनरेशन से, जैसे जनरेशन 1 के पास अगर 2 हाथ है, एक टेल है, अभी हमने देखा था, और फेदर है, ठीक है, तो इसमें इतना चेंजेस आया है कि इसके पास अब क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ फेदर बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जब ये वेरिएशन होते लंबा टाइम हो जाएगा तो ये कंप्लीटली एक नया स्पीसीज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है डार्विन्स थ्योरी लिखने के लिए, तो इसके अंदर 6 है, 6 में से तुम देख लेना, जो कॉमन सा लगे वो लिख देना। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन लगता है इसके अंदर मेरे को ये फूड के लिए, फिर उसके बाद कांस्टेंट रहता है, और विद इन एनी पॉपुलेशन नेचुरल सिलेक्शन सम इंडिविजुअल नेचुरल वेरिएशन होते रहते हैं, जो इसको अडेप्ट कर लेता है वो वेरिएशन करने के लिए फेवरेबल होता है। ये कर लेना और ये कर लेना, 4 सफिशिएंट है। इसके बाद है ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ क्या है, कैसे हुआ है? इट हैज़ बीन स्टडीड बाय यूजिंग वेरियस टूल्स फॉर ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप लाइक एक्सकैवेटिंग। ह्यूमन एवोल्यूशन पता करने के लिए अलग अलग मेथड लिए गए, जैसे कार्बन डेटिंग हो गया, फॉसिल्स का स्टडी हो गया, डीएनए का पता करना कि डीएनए कैसे चेंज होते गया है, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला है कि जितने भी ह्यूमन्स हैं अर्थ के ऊपर वो एक ही एंसेस्टर से आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जो अमेरिका में रहता है उसका एंसेस्टर अलग है, जो इंडिया के अंदर रहता है उसका अलग है, जो चाइना के अंदर उसका अलग है। हाँ, भले ही वो दिखते अलग है, लेकिन इन सबके एंसेस्टर क्या है, कॉमन है, ठीक है। अर्ली, इसलिए इसको होमो सेपियंस बोला जाता है। अर्लीस्ट मेंबर्स फ्रॉम दीज स्पीसीज केम फ्रॉम अफ्रीका। सबसे पहले वाले जो मेंबर होगा जिसको मैं एंसेस्टर बोल रहा हूँ वो कहाँ रहते थे, अफ्रीका में, ठीक है। और फिर मैंने अभी डार्विन्स ने बोला ना कि इन स्पीसीज के बीच में फिर क्या स्टार्ट हो गया, स्ट्रगलिंग फूड के लिए, शेल्टर के लिए, मीट के लिए। तो ये इसको ढूंढने के लिए अलग अलग जगह पे जाने लग गया, और फिर वहाँ पे ब्रीडिंग हुई, फिर तुम्हें अलग अलग से लोग दिखाई दे रहे हैं, बट वो क्या हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है उनमें। ह्यूमंस बींग्स एंड चिंपांजीज आर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। इस स्टडी से ये पता चला है कि ह्यूमन बींग और चिंपांजीज एक ही स्पीसीज मतलब रिलेट करता है उनका स्पीस। बोथ दीज हैड अ कॉमन एंसेस्टर लॉन्ग टाइम अगो। इन दोनों के एंसेस्टर भी क्या होंगे, कॉमन ही होंगे। दिस एंसेस्टर डाइवर्ज इनटू सेवरल फॉर्म्स एंड ईच फॉर्म इवॉल्व इन ओन सेपरेट वे टू गिव। फिर वही बोला गया कि ये जब अलग अलग जगह पे चले गए फिर इनमें वेरिएशन हुआ, फिर इन्होंने अपने वेरिएशन अपने प्रोजेनी में पास करे। ये चलते जा रहा है। बेसिकली क्या है, एवोल्यूशन एक रैंडम प्रोसेस है, चलते जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर
फिनिश। Ramayo mentoring make a difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session or notes.